नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम बात बिहार की करेंगे और लालू यादव की करेंगे। लालू यादव के बयान से तूफान उठ खड़ा हुआ है। देखिए, एक बड़ी बात लालू यादव ने नीतीश कुमार की बिहार महिला संवाद यात्रा को लेकर कही कि वह यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, आंख सेकने जा रहे हैं। लेकिन यदि हम पॉलिटिकल बवंडर की बात करें, तो ममता बनर्जी ने पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप को लेकर कुछ कहा था। यह भी कहा था लोग मुझे कहाँ पसंद करते हैं। लेकिन लालू यादव ने कह दिया है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व प्रदान किया जा सकता है। लालू यादव ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और ये वो लालू यादव हैं जब इंडिया ब्लॉक की पटना में मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार साथ थे, तो राहुल गांधी को कह रहे थे कि आप दुल्हा हैं और हम बाराती हैं। तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि लालू यादव, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, क्या लालू यादव का मन राहुल गांधी से भर गया है? क्या लालू यादव को यह लगने लगा है कि जो देश की चुनौतियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें राहुल गांधी का लीडरशिप नहीं चलने वाला है, विकल्प अब तलाशा जाना चाहिए और ममता बनर्जी चाहे जितनी कोशिशें कर ले, बंगाल में ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं पा रहा है, चाहे चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, हर चुनाव में वह बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। या फिर हम यह माने कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, कांग्रेस पर दबाव की राजनीति लालू यादव ने अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि 2020 में हमने और आपने देखा था कि किस तरीके से प्रियंका गांधी के दबाव में कांग्रेस ने 70 सीटें हासिल कर ली थी महागठबंधन में और फिर उनके पास उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया था। यहाँ के उम्मीदवार वहां लड़ाए गए थे, वहां के उम्मीदवार यहाँ लड़ाए गए थे और जब नतीजे आए थे 2020 में, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चुक गए थे और सारा दोष कांग्रेस पर मत दिया गया था कि कांग्रेस ने यदि जबरदस्ती न की होती तो बिहार में नीतीश कुमार की विदाई हो गई होती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। हमें इसे इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस से करीब होते पप्पू यादव दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने और आपने देखा था कि किस तरीके से पप्पू यादव के पीछे लालू यादव और तेजस्वी यादव लग गए थे, लेकिन कांग्रेस की सहानुभूति उनके साथ थी। झारखंड में भी हमने और आपने देखा कि पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन और इंडिया ब्लॉक के लिए फील्डिंग की। तो क्या लालू यादव का भरोसा दिख गया है कि लालू यादव यह मानने लगे हैं, तेजस्वी यादव ने अभी जुबान नहीं खोली है कि राहुल गांधी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर कोई वोट प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें इसे इस रूप में भी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझना होगा, क्योंकि जब टिकटों के वितरण की बात होती है, सीटों के बंटवारे की बात होती है, तो आरजेडी माइक समीकरण की पार्टी है। जो सबल मतदाता हैं, सबल उम्मीदवार होते हैं, वह कांग्रेस के खाते में दे दिए जाते हैं और फिर यह भी समझना होगा कि कांग्रेस को यदि अधिक दबाया गया तो फिर बिहार में मुस्लिम वोटरों में जो उथल-पुथल है, उधेड़-बुन की स्थिति है कि हम कहां और कैसे, उनका क्या होगा, इन तमाम परिस्थितियों को आप क्या सोचते हैं? लालू यादव का मन भर गया? देखिए, 2 दिनों पहले आप एक चर्चा में बता भी रहे थे कि आपको वह किस्सा भी याद है जब राहुल गांधी का फोन लालू यादव रिसीव नहीं कर रहे थे 2009 में। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसके दो पहलू हैं। दोनों आपने दोनों तरफ इशारा किया। ये दोनों स्थितियों पर विचार करने की जरूरत है। एक तो कि लालू यादव और जो इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता हैं, गैर कांग्रेसी नेता जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, उन जी, सबका मोह भंग हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी का करिश्मा नहीं बन पा रहा है या वो जी, राजनीतिक रूप से परिपक्व होने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, उतनी समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। वो ठीक है, ये तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं जो इंडिया ब्लॉक में हैं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड हैं, उनको करप्ट नहीं किया जा सकता, ये तमाम बातें हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो व्यावहारिक दांवपेच चाहिए है, वो उनमें नहीं विकसित हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनके लीडरशिप में चुनाव जीतना मुश्किल है। तो जी, एक तो ये पहलू है और दूसरा पहलू बिहार की स्थानीय राजनीति का है, जिस पर लालू यादव का ज्यादा फोकस है। जो जी, अभी ये बात शुरू हुई है कि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था और मौका मिले तो मैं इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। ये कोट जी, अनकोट उनकी बात है।
लेकिन अब ये भी थोड़ा बड़बोलापन है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक मतलब एक अपोजिशन का गठबंधन बनाने की जो उनकी पहल थी वो तो फेल हो गई थी, वो जी। कामयाब नहीं हुई थी। ममता बनर्जी ने जो प्रयास किया था, या उस समय जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जो प्रयास किए थे, इन दोनों ने फेडरल फ्रंट बनाने का प्रयास किया था और वो प्रयास नहीं कामयाब हुए थे। दोनों जी। हवाई जहाज लेकर बहुत उड़े थे, बहुत लोगों से मुलाकातें की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। इंडिया बिल्कुल। ब्लॉक तो नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड है, उसमें जी। कामयाबी तो नीतीश कुमार को मिली। उन्होंने पहल शुरू की, वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे मार्च में। और उस समय तमाम नेताओं ने उनकी अनदेखी की थी। राहुल गांधी तो बात ही सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे नीतीश कुमार की। बिल्कुल। उनको बात किया, उनका लग रहा था कि हमको धोखा देकर के नीतीश कुमार चले गए वापस बीजेपी से, हमने इनको नेता बनवाया था 15 में। तो ये ब्रेन चाइल्ड नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक बनाया। और आपको एक विडंबना देखिए राजनीति की कैसी है कि जो आखिरी बैठक हुई थी 13 जनवरी को, इस साल 13 जनवरी 2024 को, वो वर्चुअल मोड में बैठक हुई थी इंडिया ब्लॉक की। और उस जी। वर्चुअल बैठक में एक प्रस्ताव आया था कि नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया जाए इंडिया ब्लॉक का। तो जब ये प्रस्ताव संयोजक बनाने का भी था, उसके पहले अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये बात भी आज जब ये तय हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो भी नहीं बने, और संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन वो भी नहीं बने। तो जब ये बात आई संयोजक या अध्यक्ष बनाने की, तो आपको ध्यान होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि इसके बारे में तो ममता बनर्जी से बात करनी होगी। जिस पर बैठक में मौजूद ललन सिंह नाराज हो गए थे और उन्होंने माइक लेकर के कहा था कि अब ममता बनर्जी थोड़ा डिक्टेट करेंगे कि किसको इंडिया ब्लॉक में कौन, और नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है। उन्होंने ये बात कही थी उस बैठक में, और बात खत्म हो गई। और विडंबना देखिए कि उसके थोड़े दिन के बाद नीतीश कुमार भी चले गए और ममता बनर्जी भी चली गई। लोकसभा का चुनाव ममता बनर्जी ने भी तो इंडिया ब्लॉक में नहीं लड़ा था अलायंस में। तो खैर ये ब्रेन चाइल्ड था नीतीश कुमार का। खैर ममता बनर्जी उसका आश्रय ले रही हैं तो ले रही हैं, लेकिन उनकी वाणी मुखर तब हुई है जब लोकसभा के बाद तो सब शांत हो गए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 99 सीट कांग्रेस जीत गई थी, और पूरा अपोजिशन जो लड़ा था माइनस ममता बनर्जी, वो 204 सीट जीता था। अब जाकर के मुखर ये लोग इसलिए हुए हैं क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। हरियाणा लग रहा था जीतेंगे, महाराष्ट्र लग रहा था कि जीतेंगे, दोनों जगह लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे। तो और जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही बुरी तरह से हारी, उसकी सहयोगी जीत गई उमर अब्दुल्ला की पार्टी, और कांग्रेस बुरी तरह से हारी, 12 सीट से घट के 7 सीट पर आ गई। तब जाकर के ये सभी अपोजिशन के नेताओं को लगने लगा कि अब ये बीजेपी से लड़ना, राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इसमें भी ये मानने से ज्यादा सबकी अपनी अपनी राजनीति है। सब चाहते हैं कि हमको कमान मिल जाए। पहले शरद पवार भी चाहते थे, अब उम्र के कारण छोड़ दिया, अब ममता बनर्जी चाहती है। तो इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप हथियाने की एक कोशिश है। व्यापक तस्वीर तो ये है। अब उसके बाद बारीकी में जब जाएंगे तो इसी बारीकी की चक्कर में समाजवादी पार्टी पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने भी सबसे पहले, रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी थोड़े नेता है इंडिया ब्लॉक के। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो अनौपचारिक ही नेता है ना, औपचारिक रूप से उनका चुनाव तो हुआ नहीं था, तो वो भी अनौपचारिक ही नेता है। 13 जनवरी 2024 की बैठक में यह तय हुआ था कि वो अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसकी कभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, तो वो भी नेता नहीं। ये अनौपचारिक बैठकें होती हैं, जब संसद चल रही होती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सारे नेता बैठते हैं और फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है, तो कोई नेता नहीं है। अब ऑफिशियली नेता बनना चाहती है ममता बनर्जी। और वहीं उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने ये राहुल गांधी को ही इंश्योर करने के लिए, कांग्रेस को ही आश्वस्त करने के लिए कहा था कि मैं बंगाल छोड़ के नहीं जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बंगाल में रह के ही इंडिया ब्लॉक का संचालन करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास नेतृत्व रहेगा, हम अभी करना चाह रहे हैं नेतृत्व। लेकिन कांग्रेस को इसके खतरे पता है कि आप आज नेता बनाइएगा तो फिर वो हमेशा के लिए नेता बनेगा, वो थोड़े कोई छोड़ने जा रहा है, नेता बना दीजिएगा आप तो कांग्रेस तैयार नहीं। तो एक ओवरऑल तस्वीर ये है, बड़ी तस्वीर ये है। बिहार की तस्वीर वही है जो आपने कही है कि लालू यादव दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव कांग्रेस को अभी से दबाने की कोशिश में है और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पिछली बार की तरह कांग्रेस ज्यादा सीट के लिए न लड़े। तो ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस में दम नहीं है। और ये आरजेडी का जो इकोसिस्टम है वो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें लगा हुआ है, बल्कि हरियाणा चुनाव से ही ये साबित करने में लगा हुआ। उसमें आरजेडी के लोग भी हैं और समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, दोनों, मतलब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, दोनों का इकोसिस्टम एक तरह से एक ही है। वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि कांग्रेस को तो उसकी सहयोगी पार्टियां ढो रही हैं। कांग्रेस की अपनी वक्त नहीं है, सहयोगी पार्टियां उसकी नाव पार लगाती हैं और कई जगह जहां सहयोगी थोड़ा कमजोर पड़ते हैं वहां नाव डूब जाती है। कांग्रेस अपने दम पर
चुनावी जीत नहीं हासिल कर सकती है, ना खुद कर सकती है, ना सहयोगियों को जिता सकती है। जी। ये बात लगातार इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस में दम हम्म, नहीं है। लेकिन जो जो धारणा है, नैरेटिव है, परसेप्शन है, वो कांग्रेस की वजह से बना है। आपने कहा ना कि मुसलमान वोट फिर क्या करेगा, वो उथल-पुथल जो बिहार में है, वो बिल्कुल उथल-पुथल स्थिर है, वो स्थिर है तो इसकी वजह से है कि कांग्रेस साथ में है। जी। कांग्रेस के साथ होने की वजह से, नहीं तो हम लोगों ने देखा अभी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने छोड़ दिया लड़ने का। जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 2 ही सीट दे रही थी 9 में से बाई इलेक्शन में, तो कांग्रेस ने छोड़ दिया, हम साथ में नहीं लड़ेंगे, आप ही 9 सीट लड़ लीजिए। तो 9 हम्म, सीट लड़ के आप 7 सीट हार गए, जिसमें मीरापुर और कुंदरकी की सीट भी हार गए, जहां 50% या उससे ज्यादा मुसलमान है। ज्यादा मीरापुर मुसलमान। जी। कुंदरकी में 50% से ज्यादा मुसलमान है और दोनों सीट हार गई समाजवादी पार्टी। हम्म, तो ये कांग्रेस के नहीं होने का ये असर होता है कि फिर फ्री फॉर ऑल हो जाता है, फिर एमआईएम को भी वोट मिलता है, फिर निर्दलीय को भी वोट मिलता है। ये मैसेज नहीं जाता है कि मुसलमान एक तरफ वोट दे जिस तरफ कांग्रेस है। तो अरे लालू बिहार यादव, में सबसे बेहतर उदाहरण तो अररिया है ना। किशनगंज हाँ, कांग्रेस जीत बिल्कुल। जाती है, अररिया में मुसलमान और यादव का डेडली इक्वेशन है, इसके बाद भी आरजेडी चुनाव नहीं जीतती है। पूर्णिया हाँ, को भी उदाहरण मान लीजिए कि पप्पू यादव कांग्रेस के परोक्ष समर्थन से निर्दलीय होने के बावजूद चुनाव जीत जाते हैं और वहां आरजेडी का खाता ही नहीं खुलता है। हाँ, बिल्कुल ये बात आपने, अररिया तो हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे कि जी। 60% से ज्यादा वोट है मुसलमान यादव मिला दीजिए, और तब भी आप नहीं जीत पाए बिल्कुल। चुनाव। वहां यादव, हम्म, आप बार बार, तो आपने लोकसभा चुनाव के दौरान एक जुमला गढ़ा कि जहां यादव होता है बीजेपी का, वहां यादव राष्ट्रवादी हो जाते हैं और बाकी जगह बिल्कुल। सेकुलर होकर के आरजेडी के लोग रहते हैं। तो ये हम्म, आरजेडी का संकट है अपना। तो जब उसके यादव राष्ट्रवादी होते रहे अगर बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए, और मुसलमान का वोट साथ में नहीं आए, तब फिर क्या होगा आरजेडी की, तब क्या स्थिति बनेगी। तो जी। इस बात पर विचार नहीं किया है लालू यादव ने। हम्म, तेजस्वी यादव का बयान हमको लगता है कि ज्यादा संयत था, जब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सक्षम है नेतृत्व करने में। तो ये कहने में बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं कि ममता बनर्जी सक्षम है, लेकिन लालू जी। यादव ने एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि कांग्रेस अगर आपत्ति करती है इस पर, तो उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। मतलब बिल्कुल। आप कांग्रेस से छीन करके नेतृत्व दे दीजिए ममता बनर्जी को, ये बात कही लालू यादव हम्म, ने। अब कांग्रेस से ऐसी क्या नाराजगी हो गई अचानक आपकी? भाई अभी तक तो सब ठीक था। अभी आप झारखंड में भी साथ लड़े, बिहार में भी लोकसभा चुनाव साथ लड़े, और सद्भाव है। आपने, अब जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी को दूल्हा बना रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में बारात चलने की बात कर रहे थे। ऑल जी। वेदर फ्रेंड आपको माना जाता है कि आप कांग्रेस के ऑल वेदर फ्रेंड हैं। और ऑल बिल्कुल। वेदर फ्रेंड में जरा सा मौसम क्या बिगड़ा कि आप सबसे पहले छोड़ करके भागने लगे। बाकी हम्म, कोई ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस से छीन के ममता बनर्जी को दे दीजिए। सब लोग कह जी। रहे हैं कि ममता बनर्जी सक्षम है। संजय राउत ने कहा कि हम ममता बनर्जी से मुलाकात करके बात करेंगे। शरद हम्म, पवार ने भी कहा कि ममता बनर्जी सक्षम है। तो सक्षम होना एक बात है। देखिए, ये व्याख्या भी की जा रही है कि जहां बीजेपी से सीधी लड़ाई कांग्रेस की होती है, वहां कांग्रेस नहीं जीत पाती है। तो बिल्कुल। कमान किसी ऐसे नेता को दिया जाए जो बीजेपी को हराता हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने से बीजेपी को हराता हो, सीधी तो लड़ाई। सीधी लड़ाई में हराता हो। तो उस लड़ाई जी। में तो जिस तरह से ममता बनर्जी बहुत सक्षम है, उसी तरह से हेमंत सोरेन भी बहुत सक्षम है। हेमंत सोरेन ने भी बिल्कुल। अभी आमने सामने की लड़ाई में हराया बीजेपी को, हुँ, और चैलेंज करके, जब बीजेपी के सारा ऑल माइट लगी हुई थी, बीजेपी की सारी ताकत लगी हुई थी, तो हरा दिया। तो सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि आप, कई पार्टियां ये बात कह रही हैं, लेकिन जब आप हुँ, लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिएगा, एक बड़ी बड़ी तस्वीर देखिएगा, तो सिर्फ इस आधार पर नहीं हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक राज्य में बीजेपी को हरा देता है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल। भी तो दिल्ली में हरा ही रही है, हुँ, लगातार हरा रही है। 3 चुनाव हरा दिया बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में, तो क्यों नहीं उन्हीं को बना दिया जाए, अरविंद जी। केजरीवाल को। तो ये हुँ, क्राइटेरिया नहीं हो सकता है बनाने का। हुँ, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका राष्ट्रीय स्तर पर संगठन हो, हर राज्य में संगठन हो, हर राज्य में जिसके वोट हो, और जो 20% 22% वोट को कमांड करता हो, जिसके बिल्कुल। नाम पर एक परसेप्शन बनता हो, इस वजह से कांग्रेस को नेतृत्व दिया गया। कांग्रेस का इस हुँ, आधार पर पिछली बार तो 44 ही एमपी थे जब, और 52 एमपी थे जब उसको नेतृत्व मिला इंडिया ब्लॉक का, अनौपचारिक ही मिला। लेकिन वो नंबर ऑफ एमपी से नहीं तय होगा आपकी, और दूसरी चीजें भी, दूसरी चीजें कंसीडर की जाएगी। तो दूसरे लोग संभल संभल के बयान दे रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने लड़ने के अंदाज में बयान दिया कि ममता बनर्जी को नेता बना दिया जाए, और अगर कांग्रेस ही इस पर कांग्रेस आपत्ति करती है तो उसकी परवाह नहीं की जाए। जी। तो और यही अब देखिए बिहार में कहीं कोई समन्वय दिखता भी नहीं है। अभी जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, कहीं कांग्रेस पार्टी, आरजेडी या यूँ कहें कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, तो कांग्रेस को तवज्जो देने के मूड में बिल्कुल ही नहीं दिखती है। जबकि डॉक्टर राजेश प्रसाद सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि लालू परिवार से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसके कारण ही वह दोबारा
कांग्रेस आला कमान की कृपा से राज्यसभा भी पहुंचे हैं। लेकिन आप देखिए, कहीं भी विधानसभा के उपचुनाव में संयुक्त न मीटिंग हुई, न संयुक्त तैयारी हुई। बेलागंज में मैंने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को देखा, लेकिन वे अकेले गए। तो समन्वय भी नहीं है। और आरजेडी बार-बार यह कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि 2020 में सिर्फ कांग्रेस है जिसने हमारी सरकार नहीं बनने दी। लेकिन कांग्रेस के नहीं रहने पर यदि कांग्रेस से नाता तोड़ भी लेता है आरजेडी, तो क्या तेजस्वी यादव बिहार में मजबूत हो जाएंगे और सत्ता के करीब पहुंच पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस लड़ेगी तो किसका वोट बर्बाद होगा, इसे भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, अभी ये जो बात कही कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वजह से हार गए, तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे रही है और एक बहुत लॉजिकल जवाब है कि लोकसभा चुनाव में फिर आपकी वजह से हार गए। बिल्कुल। अभी लोकसभा चुनाव हुआ जो इस साल अप्रैल मई में, वो आरजेडी की वजह से हार गए, नहीं तो 10-12 सीटें अगर और इंडिया ब्लॉक को आई होती तो लोकसभा की तस्वीर अलग होती। जी। ये बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और बड़े लॉजिकल तरीके से कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम 9 सीट लड़े लोकसभा की, उसमें से 3 जीत गए। और आप क्या 26 सीट लड़े और 4 जीते। बिल्कुल। तो इसका भी तो जवाब बीजेपी को मतलब आरजेडी को देना होगा। भाई आपने ज्यादा सीटें ले ली और 4 ही जीते, और कांग्रेस 9 सीट लड़ी और 3 जीत गई। उसने 2 मुसलमान लड़ाए, उसके दोनों मुसलमान जीत गए। आपने 2 मुसलमान लड़ाए, आपके दोनों नहीं जीते। बिल्कुल। तो ये जो समीकरण है, ये इस तरह से थोड़े गठबंधन की बात होती है कि विधानसभा में आपको ये ठीक है, ये एनालिसिस के लिए ठीक है। सासाराम की तो बिल्कुल चौंकाने वाली जीत थी कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल चौंकाने वाली जीत थी, चौंकाने वाली जीत थी। और आरजेडी की जीत परिस्थितियों की जीत है। हम लोग जैसे उसी में हम लोग सासाराम को भी रखें, जो मगध और शाहबाद के इलाके में जो इंडिया ब्लॉक जीता, वो तो सब आखिरी चरण के मतदान थे। तब तक आते आते कुछ चीजें बदल गई थी, कुछ बयान ऐसे आ गए थे जिनकी वजह से आप चुनाव जीत गए वहां। तो आप इस आधार पर ये समीक्षा के लिए ये बात ठीक है कि कांग्रेस ज्यादा सीट लड़ी। ये आप बैठा करके आपस में सहमति से जब बात करेंगे, समझदारी से बात करेंगे, सीट बंटवारे की बात करेंगे, तब आप समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि भाई एक समय था जब आप 43 सीट लड़े थे, उसमें से 27 जीत गए थे, और इस बार आप 70 लड़े तो 19 ही जीते। तो इस पर आप विचार करिए कि आप ज्यादा सीटें लड़ेंगे या क्वालिटी सीट लड़ेंगे। क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए या क्वालिटी सीट चाहिए? आप क्वालिटी सीट लड़िए, आप 40 ही सीट लड़िए, 43 लड़िए, और इंश्योर हो जाए कि आप 22-25 जीतेंगे। तो ये आपस की बात होती है जब सीट बंटवारे की बात करेंगे। ये लड़ाई जो है, मतलब आप पब्लिकली नहीं लड़ सकते। फिर तो कांग्रेस ने कहा ही, आप क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करें अजीत जी, मतलब बिहार की राजनीतिक पार्टियां यदि एनडीए को छोड़ दें तो इस पर मंथन होता ही नहीं होता। पहले तो सीटों की संख्या, और फिर भाई की भूमिका में होता है जो कमजोर सीटें दूसरे को दे दो, चाहे वीआईपी को दे दो, चाहे कांग्रेस पार्टी को दे दे। और कांग्रेस पार्टी भी अंतिम में उम्मीदवार खोजती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में यह कह तो सकते ही है ना कि जो नए लोग हैं वह कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ रहे हैं। और यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि राजनीति में आने वाले, चाहे उनके जो भी संगठन हो, चाहे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, उनमें नए लोग, और कांग्रेस भी किस स्थिति में है। कितने साल हो गए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के अध्यक्ष बने, लेकिन आज तक अखिलेश प्रसाद सिंह ने कोशिश भी की, लेकिन प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हुआ। आरजेडी की स्थिति देख लीजिए, जगदानंद रहेंगे नहीं रहेंगे कोई फैसला ही नहीं होता है। वीआईपी पार्टी मतलब मुकेश सहनी पार्टी है, कोई आगे की लाइन है ही नहीं। यदि कुल जमा तौर पर यदि आप बिहार में इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन में भीतर देखेंगे तो सिर्फ सीपीआई माले हैं जहां रणनीतिक तैयारी होती है। तो ये जो अभी इनके, ये बात आपने ठीक कही कि कांग्रेस के अंदर भी अपना बहुत खींचतान है और बहुत बढ़िया संगठन का काम नहीं हो रहा है। आरजेडी में भी नहीं हो रहा है, सहयोगी पार्टियों में भी नहीं हो रहा है। और ये कमजोरी है, ये सबसे बड़ी कमजोरी। आप इसी कमजोरी की वजह से कहीं भी नहीं लड़ पाते हैं। बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से टीयू के लोग भी जिस तरह से घूम रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं सरकारी स्तर पर जो हो रहा है, उससे माहौल तो बन ही रहा है ना। उसके बरक्स आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस आरजेडी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, प्रदेश कमेटी नहीं बन रही है। और ये जानते हुए भी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को एक रणनीति के तहत वहां अध्यक्ष रखा गया है, बीजेपी का वोट उनकी वजह से टूट के आ सकता है। और ये हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा, भागलपुर में देखा, हम लोगों ने वैशाली में देखा, महाराजगंज में देखा। जो कोर वोट था बीजेपी का वो टूटा, कांग्रेस के साथ गया। आरजेडी के साथ जाने में उसको कई जगह दिक्कत है, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने में दिक्कत नहीं है। मदन मोहन तिवारी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां समूचे पूरे पश्चिमी चंपारण के ब्राह्मण मतदाताओं को, जिसमें मैथिल ब्राह्मण भी थे और दूसरे कानपुर सरजू पारिन जितने ब्राह्मण हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी वहां। तो कांग्रेस की ये जो ताकत है, इस ताकत को ये सप्लीमेंट्री ताकत है कि जीरो आपके एक तरफ
आ गया, आपकी दूसरी तरफ लग गया तो आप एक रह गए, और दूसरी तरफ आ गए तो 10 हो जाएंगे। तो ये जो सप्लीमेंट्री ताकत है, जो झारखंड में हम लोगों ने अभी देखा कि जो बीजेपी का वोट था, जो नॉन ट्राइब्स वोट था, जो वैश्य का और बिहारियों का वोट था, वो जेएमएम को नहीं मिला है, लेकिन वो कांग्रेस और आरजेडी को मिला है। तो कांग्रेस और आरजेडी वहां के जेएमएम का स्ट्रेंथ बन गए, जेएमएम को सप्लीमेंट कर दिया उन दोनों, पूरा ताकत के तौर पर काम कर दिया उन लोगों ने। लेकिन बिहार में ये हैसियत आप है कांग्रेस की, लेकिन आरजेडी इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। आरजेडी के लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं, जब उन्होंने पहले बिहार का विधानसभा चुनाव की मिसाल दी कि कांग्रेस के कारण हारे, कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट आपसे बढ़िया रहा, तो फिर वो लोग झारखंड का स्ट्राइक रेट का एग्जाम्पल देने लगे कि हमको देखिए, झारखंड में हम 6 ही सीट लड़े थे विधानसभा की, 4 जीत गए, और आप 30 सीट लड़े थे तो 17 ही जीते, 16 ही जीते, तो आपका स्ट्राइक रेट कम है, हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा। अभी स्ट्राइक रेट की लड़ाई होने लगी। तो इससे स्ट्राइक, अच्छा इसी में पीछे इस स्ट्राइक रेट की लड़ाई में एक दिन सुप्रिया श्रीनेत भी कूद गई थी, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया की प्रभारी हैं, सोशल मीडिया की इंचार्ज हैं। उन्होंने कह दिया एक डिबेट में कि कोई 2 सीट लड़ेगा और 2 जीत जाएगा तो उसका 100% हो जाएगा, और हम 30 लड़ेंगे और कम जीतेंगे तो हमारा तो परसेंटेज कम होगा ही ना होगा। ये आरजेडी की उन्होंने ये बात कही, तो आरजेडी की जो प्रवक्ता थी, हमने देखा कि वो काफी नाराज हो गई, सोशल मीडिया में भी लिखा कि सुप्रिया श्रीनेत माफी मांगे। तो ये लड़ाई, ये कहीं ना कहीं एक तनाव बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। कांग्रेस भी उस बात को समझ रही है और उसकी प्रतिक्रिया दे रही है। ये बिल्ड किया जा रहा है कि अभी से दबाव बना करके कांग्रेस को बैकफुट पर रखा जाए, कांग्रेस के मन में 2009 याद है ना, लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस लड़े थे ना, जो आप बताते हैं कि भाई राहुल गांधी का फोन नहीं उठा रहे थे लालू यादव, और अहमद पटेल का फोन नहीं उठा रहे थे। फाइनली इन लोगों को फोन करना पड़ा रामविलास पासवान को, और रामविलास पासवान भी असहाय थे, और ये दोनों, लालू प्रसाद और रामविलास पासवान, दोनों केंद्र में मंत्री थे, दोनों महत्वपूर्ण मंत्री थे, लेकिन दोनों ने एक तरफा तरीके से अनाउंस कर दिया कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, और कांग्रेस की जितनी हैसियत है हम उतनी सीट दे रहे हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस तो अपनी, आप उसकी 4 हैसियत मांग रहे थे, तो मान रहे थे, तो 2 सीट तभी जीत गए, अकेले लड़के भी चुनाव जीत गए उसके। लेकिन एलजेपी और आरजेडी का क्या हुआ? आरजेडी को 4 सीटें आई, एलजेपी को 1 भी सीट नहीं आई, रामविलास पासवान भी चुनाव हार गए। तो ये आप साथ हैं भी, और अपने सहयोगी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। कोई नीतिगत मामला नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है। तो जनता भी इस बात को समझती है, जनता ने तब भी पनिश किया था, और उसके बाद से वो आखिरी ही चुनाव था ना 2004 का, जब 25 सीट जीती थी आरजेडी। उसके बाद तो कभी आप 4 से ज्यादा नहीं जीते ना, आप 4-5 सीट पर घूम रहे हैं कि 4 से 4 हो गया, नहीं तो 5 हो गया, तो आप उतनी ही सीट पर घूम रहे हैं। तो इस बात को तब भी समझना चाहिए कि उस स्थिति में जाना है या वहां से आगे बढ़ना है। कांग्रेस दबाव की राजनीति ठीक है, लेकिन ये सीट बंटवारे के लिए जब आप बैठे, आप उस पर बैठे, जब आपके सामने ड्राइंग बोर्ड हो, आपके सामने सारी चीजें रखी हो, तब आप बहस करें। उसके पहले पब्लिक में लड़ के आप परसेप्शन बिगाड़ रहे हैं। इससे क्या, अभी कांग्रेस में के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। तो कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ जाएगी कांग्रेस बिहार में, तो जो चुनौतियां हैं मुस्लिम मतों को लेकर विशेषकर, तो मुस्लिम वोट तो वही कहते हैं ना, खंडे खंडे रेवा खंडे। प्रशांत किशोर अलग कह रहे हैं 40 उम्मीदवार हम देंगे, मुसलमान कंफ्यूज है ही, और आपने देखा ही बेलागंज में क्या हुआ, इमामगंज में क्या हुआ, मुसलमान किधर चले गए, और आपने यह भी देखा कि रामगढ़ में यादव भी आपके साथ नहीं रहे। तो यदि खंडे खंडे रेवा खंडे हुआ, और ऊपर से लालू यादव रहते रहते ऐसा बयान दे देते हैं कि तेजस्वी यादव मेहनत करते हुए कभी दिखाई भी पड़ते हैं, खाना बनाकर परोसने की तैयारी भी करते हैं, तो उसमें किरासन तेल डाल देते हैं। अब कल ही देखिए ना कि भाई आपने जो कह दिया कि नीतीश कुमार बिहार महिला संवाद यात्रा में आंख सेकने जा रहे हैं, आपने महिलाओं का अपमान कर दिया ना, और उन महिलाओं का विश्वास जीतना था जिनके बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने एक अलग कंस्टिट्यूशन डेवलप कर ली है और महिलाएं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन आपने कह दिया वह आंख सेकने लायक है। अरे भाई, आंख सेकने लायक है, और आंख सेकने के लिए ही नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो आप तो एक तरफ कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आजादी से भी लड़ रहे हैं। पता नहीं कैसे इस स्थिति में आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। बिल्कुल, ये बात हम लोगों ने कल भी इस पर एक चलते चलते चर्चा की थी। एकदम आत्मघाती बयान था लालू यादव का। उनकी कहाँ तो कोशिश होनी चाहिए, जो बदलाव शुरू हुए हैं, जो तेजस्वी यादव ने बदलाव किया कि मुरेठा गमछा नहीं बांधना है, गमछा नहीं लहराना है, लहरिया कट बाइक नहीं चलानी है, सभाओं में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए है,
इससे एक बदलाव की जो शुरुआत की थी, उसका उसका अगला मुकाम ये था कि महिलाओं को जोड़ेंगे आप अपने साथ। ये बिल्कुल। आप ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाएं आपके कार्यक्रमों में आए। लेकिन अब किस हम्म, लिए आएंगी? जब आप जब आप एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में ये भावना है, ये सोच है कि सार्वजनिक जीवन में जो महिलाएं हैं, जो राजनीति में महिलाएं आती हैं या जो सक्रिय हैं महिलाएं सार्वजनिक जीवन में, वो पुरुषों के आंख सेकने का तरीका का माध्यम है। तो ये तो बिल्कुल। बहुत ही मतलब स्तर से गिरा हुआ अस्त्रहीन बयान था। और हमने सुना कल जेडीयू बीजेपी के लोगों ने ठीक कहा कि उनके अपने अपनी 7 बेटियां हैं उनके घर में, उनको इस तरह की बातें, उम्र के इस मुकाम पर आकर के इस तरह की बातें कहना, वो उन्होंने अपनी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। और जो थोड़ा बहुत नुकसान हम लोग को दिख रहा था कि नीतीश कुमार के जिस बयान का हवाला दिया जाता था कि विधानसभा में उन्होंने महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बारे में जो बातें कही थी, बिल्कुल। उनको लेकर के जो एक नकारात्मक बातें थी, वो सब खत्म हो गई। अब ये नीतीश हम्म, कुमार को के साथ और उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो ये अपना नुकसान उन्होंने अलग कर लिया। अब जो कह रहे थे आपकी इनके खंड खंड रेवा खंडे वाली बात जो कह रहे थे, सबसे पहली बात जो है, वोट इनके साथ इनको आएगा कोई संभावना तेजस्वी की या आरजेडी की तभी बनेगी जब ये धारणा बनेगी कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं। आपका जो गठबंधन बिल्कुल। है, आपकी इतनी ताकत है कि आप बीजेपी को हरा सकते हैं। जब आप जीतते हुए दिखेंगे, तभी मुसलमान आपके साथ आएगा और तभी 100% यादव भी आपके साथ रहेगा। अगर हम्म, यादव को ये यकीन हो गया कि नहीं, अब तो अगर कांग्रेस अलग हो गई और यादव को ये यकीन हो गया कि अब तो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं तेजस्वी आरजेडी, अब तो थोड़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब जैसे ही ये धारणा बनेगी, वैसे ही आपका यादव वोट 50% टूट जाएगा। हम कह रहे हैं 50% बिल्कुल। के अनुसार 50% यादव का वोट टूट जाएगा। नहीं नहीं, आश्चर्य होगा जी जी। देखिए, जब देखिए मैं पर्दे के पीछे की कहानियों को सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ कि क्या रणनीतिक साजिशें चल रही हैं, तो मुझे जानकर आश्चर्य होता है कि कई यादव नेता पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा के संपर्क में है, और वह यह मानने लगे हैं कि अब यादवों को गैर राजद पार्टियों को भी वोट देने में परेशानी नहीं है। तो यह सबसे बड़ी चुनौती है, और नीतीश कुमार ने बेलागंज में साबित किया कि लोहा के खिलाफ लोहा को लड़ाकर हम आपके उम्मीदवार को हरा सकते हैं। हाँ, तो ये बात तो हम लोग, जैसे ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लोकसभा चुनाव के जो समय जो चर्चा कर रहे थे कि जातियों का खूंटा टूटने की बात जो कर रहे थे, तब हम लोगों ने ये माना था और अभी भी हमको ऐसा लग रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में उतना खूंटा नहीं टूटेगा, मतलब लौकुश उस समय बिल्कुल। नहीं छोड़ेगा जेडीयू बीजेपी को और यादव भी उतना नहीं छोड़ेगा आरजेडी को, लेकिन तब नहीं छोड़ेगा जब आरजेडी सरकार बनाने के लिए लड़ती हुई दिखे। अगर आरजेडी का अलायंस ही टूट जाता है, अलायंस ही बिखर जाता है, कांग्रेस साथ में नहीं लड़ती है, तब तो ये धारणा पुख्ता हो जाएगी ना कि आप सरकार बनाने या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप मुख्य बिल्कुल। विपक्षी पार्टी हैं इसलिए लड़ रहे हैं। तब इनका 50% वोट टूट जाएगा। अगर कांग्रेस साथ में रहती है तो 100% मुसलमान और 75% 80% यादव साथ में रहेगा। तब आपकी गुंजाइश है, आपके लिए संभावना है कि आप दूसरा वोट जोड़ करके कुछ आप कमाल कर सकते हैं वहां। लेकिन अगर अलायंस नहीं हुआ आपका और ये धारणा बन गई कि अब सब आदमी अपने अपना लड़ रहा है और कोई नीतीश कुमार को हराने के लिए नहीं लड़ रहा है, तब तो नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ सारा वोट कंसोलिडेट कर जाएगा और बिल्कुल हाशिए की पार्टी रह जाएगी, तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ती। और बिल्कुल। अभी अभी जैसे अगर कांग्रेस और आरजेडी दोनों साथ में लड़ते हैं, कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट साथ में लड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम 100% साथ में रहेगा, 110% पोलिंग करेगा आपके लिए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस अलग होगी, वैसे ही फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। मुसलमान कांग्रेस को भी देगा, मुसलमान एमआईएम को भी देगा, मुसलमान प्रशांत किशोर को भी देगा, वो सबको वोट देगा, क्योंकि उसको बिल्कुल। भी पहले दिन से ये लग जाएगा कि कोई भी इनमें से कोई भी हराने के लिए नहीं लड़ रहा है नीतीश कुमार को। जी। तो फिर अपना वोट किसी को भी दे क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों नहीं संख्या बढ़ाने के लिए जाएं, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जाएं, या अपना जो मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहा है अलग अलग पार्टियों से, उसको ज्यादा वोट दे करके हम अपनी ताकत दिखाएं कि हाँ, हमारे कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिल रहा है। मुसलमान तभी अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करेगा जब उसको लगेगा कि आरजेडी कांग्रेस का अलायंस है और ये लोग बीजेपी जेडीयू को हराने के लिए लड़ रहे हैं, तब वो अपना जी। पूरा इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर देगा। और ये देखिए झारखंड में क्या स्थिति है ज्ञानेश्वर जी, 11% मुसलमान है और सिर्फ 4 एमएलए जीते हैं। हम्म। उन्होंने अपना सारा इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर दिया कि हमको नंबर्स बढ़ाने ही बिल्कुल। नहीं, हमको अपने आदमी को वोट नहीं देना, हमको उसको जितवाना है, कांग्रेस बीजेपी को आरजेडी रोकना और जेएमएम के आदमी को जितवाना है जो बीजेपी को हरा रहा है। है। जी। क्रिश्चियन 4% आबादी है, 8 एमएलए, मुसलमान 11% आबादी है, सिर्फ 4 एमएलए है। उसने संतोष कर लिया अपनी संख्या पर कि बीजेपी को रोक दिए। लेकिन जब आप बीजेपी बिहार में ये मैसेज बना देंगे कि हम बीजेपी को रोकने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी साथ नहीं है,
तब तो फिर वो नहीं सेक्रीफाइस करेगा अपना इंटरेस्ट, फिर तो अपने कैंडिडेट को वोट देगा, ताकि वोटिंग के बाद ये पता चले कि मुस्लिम कैंडिडेट को कितना वोट आया। जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई ये कहा जा रहा है ना कि अमजद को 17,000 वोट आया, तो ये वो दिखाएगा कि हमारे कैंडिडेट को, हमने अपने कैंडिडेट को वोट दिया, ये संतोष तो उसको रहेगा ना। तो इस बात को लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों को समझना होगा, दोनों को, कि वोट सिर्फ कांग्रेस का साथ जो है, वो चुनाव जीतना तो बाद में, कांग्रेस का साथ इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका कोर वोट आपको मिले, आपका कोर वोट आपसे टूट करके बिखर नहीं जाए। भाई बेलागंज में ही अब्दुल बारी सिद्दीकी से पूछा जा रहा था ना कि भाई आप क्यों चुनाव हार जाते हैं, जब वहां मुसलमान और यादव इतने, तो क्या सिर्फ आपको मुसलमानों का मत ही मिलता है, यादव आपको नहीं देते? तो जो आपने कहा ना, यदि साथ नहीं रहेंगे तो फिर आप चुनाव जीतने की बात छोड़ दीजिए, जो आपका समीकरण है वही खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, फिर तो अभी है ना कि 32% आपको वोट आता है या 35% वोट आता है, आप मुख्य विपक्षी पार्टी बनने लायक सीटें हासिल कर लेते हैं, ये सब चीजें भी नहीं रहेंगी। ये समझ लेने की बात है कि मतलब फिर जब आप हराने के लिए नहीं लड़ेंगे बीजेपी जेडीयू को, तो फिर आपको जिताने के लिए आपके साथ कोई नहीं आएगा। फिर सब अपनी अपनी राजनीति करेंगे, हर जातियां अपने हिसाब से वोट करेंगी, हर जाति अपने कैंडिडेट को वोट दे करके उसका वोट बढ़ाने की कोशिश करेगी, ताकि अगले चुनाव में उसका क्लेम बन सके सीट पर। तो ये राजनीति हो जाएगी, फिर कोई अपोजिशन की राजनीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये राजनीति हो जाएगी। बिहार की राजनीति में रोज नया तूफान खड़ा हो रहा है, और जब बात लालू यादव की हो, नीतीश कुमार की हो, तेजस्वी यादव की हो, प्रशांत किशोर की हो, तो हर एक शब्द उसके राजनीतिक मायने होते हैं। यह देखना है दबाव की राजनीति कितने दिनों तक चलती है और कितनी सीटों पर बात फाइनल होती है, क्योंकि यदि कांग्रेस अलग लड़ी, आरजेडी अलग लड़ा, तो सबसे अच्छी नींद आएगी वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आएगी, और वह जो कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, शायद यह संभव हो ही जाएगा अभी से ही। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा, एंड द पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।